Electronic banking services, which include services offered through internet, credit cards, stored value cards. Electronic banking services, ये भी high risk businesses हैं. Private banking relationships को हाई रिस्क इसलिए डिक्लेयर किया जाता है क्योंकि इसके अंदर आप कस्टमर्स को एडेड फीचर्स फैसिलिटीज़ दे रहे होते हैं. कस्टमर ये क्योंकि आपके हाई नेटवर्क कस्टमर्स होते हैं, हाई प्रोफाइल कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर्स विद ह्यूज amount of funds being maintained with any of the service provider. For that reason, there are extra privileges which are provided to that customer, and in under the disguise of those extra privileges, there can be certain services which are being offered to those customers in private banking which are not legitimate. So for that reason, it is critical to have close monitoring done of these private banking relationships. Correspondent banking relationships, again risky businesses हैं क्योंकि correspondent banking relationships के अंदर आप क्रॉस बॉर्डर आपके कॉन्टैक्ट्स बन रहे होते हैं. क्रॉस बॉर्डर कॉन्टैक्ट्स के अंदर आप जो जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डील कर रहे हैं उसके रिस्पेक्टिव एमएल पॉलिसीज, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसी का चेक किया जाना क्योंकि ज़रूरी होता है. आया कि वो बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज हैं या नहीं, इस चीज़ का देखा जाना ज़रूरी होता है. उसके बाद क्या उन रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ के जो बैंकिंग सिस्टम्स हैं उनके पास प्रॉपर टीएमएस ट्रांजिट मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद हैं या नहीं है. क्या उनके पास प्रॉपर नेम स्क्रीनिंग सिस्टम मौजूद है या नहीं है. नेम स्क्रीनिंग्स के लिए कौन कौन सी नेगेटिव लिस्ट यूज़ की जा रही हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज सिर्फ नेम स्क्रीनिंग सिस्टम का होना इंपॉर्टेंट सफिशिएंट नहीं है. बिकॉज नेम स्क्रीनिंग के बाद अगर आप किसी ऐसी लिस्ट से स्क्रीनिंग कर रहे हैं कस्टमर्स की जो कि रेलिवेंट नहीं है, तो although you might be having, any institution might be having name screening systems, but if the relevant lists are not being used for name screening, then the purpose gets killed. Therefore, it is important that not only name screening systems are available are in place, but the name screening is being done against the relevant negative lists as well. TMS, transaction monitoring systems होते हैं जिसमें customers की जो transactions होती हैं उसको कई TMS जो हैं आपको ग्राफिक रिजल्ट्स दे रहे होते हैं जिसमें कस्टमर का जो ट्रांजेक्शन पैटर्न है वो कस्टमर की इकोनॉमिक प्रोफाइल से को बेंचमार्क करके आपको उसको उसके ग्राफ दिख रहे होते हैं कि कस्टमर की इकोनॉमिक प्रोफाइल मिसाल के तौर पे 1 मिलियन की है लेकिन ट्रांजेक्शन 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन की हो रही है, तो वहाँ पे आपको वेरिएंस देखना शुरू होता है. सो अब जब भी आप एज ए लॉयर, एज ए अकाउंटेंट या एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप किसी भी कस्टमर के साथ अपना रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे, सो आपके लिए जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम कस्टमर की प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करें. कस्टमर की ड्यू डिलिजेंस क्या है? कस्टमर की ड्यू डिलिजेंस ये है कि कस्टमर की तमाम आइडेंटिफिकेशन, सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ इनकम, इन तमाम चीज़ों के बारे में बाकायदा जानकारी करें. और ये जो प्रोसेस है यही प्रोसेस ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस कहलाता है. ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस कब कब करना चाहिए? जो ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस है, डिलिजेंस का प्रोसेस है, मैं बेसिकली ओकेजनल कस्टमर्स के लिए करना चाहिए और रूटीन कस्टमर्स के लिए तो करना ही चाहिए. रूटीन कस्टमर्स बिकॉज ये वो कस्टमर्स हैं जो कि आप क्या आपके रेगुलर कस्टमर है. किसी लॉयर के पास कोई कस्टमर है जो कि रूटीन कस्टमर का लॉयर का क्लाइंट है, या किसी अकाउंटेंट का रूटीन क्लाइंट है, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रूटीन कस्टमर है, तो इस पे क्योंकि सर्टन टाइम गुजर चुका होता है, बीत चुका होता है, तो वो वकील या वो कोई अकाउंटेंट उस कस्टमर के बारे में जानकारी रखता है. इस नाते किसी भी एक सर्टन लेवल ऑफ ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है किसी कस्टमर के साथ. लेकिन जो ओकेजनल कस्टमर्स होते हैं इनके लिए आपको बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होना ज़रूरी है क्योंकि अब जो नए रेगुलेशन आए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, उसके तहत लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, इन पर बहुत जिम्मेदारी है. लॉयर्स, अकाउंटेंट्स के ऊपर ये जिम्मेदारी रखी गई है कि इंश्योर करें इस चीज़ को, चेक करें इस चीज़ को कि कस्टमर जो हैं वो उनका सोर्स ऑफ फंड्स जेन्युइन है और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अंडर द डिस्गाइज ऑफ ऑफरिंग दीज लीगल सर्विसेज किसी ऐसे कस्टमर को फैसिलिटेट कर दें जो कि प्रोस्क्राइब्ड कस्टमर है. सो कस्टमर्स लाइक वी डिस्कस के जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं उनके साथ तो आप रिलेशनशिप मेंटेन करते ही करते हैं. इसके साथ आपके जो वॉक इन कस्टमर्स होते हैं आप उनके साथ भी अपना उनके साथ भी उनको भी ड्यू डिलिजेंस की आप फेज के थ्रू गुजारते हैं. In other situations, when there is suspicion of money laundering or terrorist financing, regardless of any relationship which you have with the customer, कभी भी किसी भी मद में कभी किसी भी जगह पे अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी कस्टमर की कोई ट्रांजैक्शन थी जो कि जेन्युइन ट्रांजैक्शन नहीं थी, अब इसमें भले आपने कस्टमर को लो रिस्क क्लासीफाई किया हुआ है अपने पास, लेकिन अगर फिर भी कोई ट्रांजैक्शन, अगर इफ एनी ट्रांजैक्शन नॉट मेकिंग सेंस, then you should immediately take notice of it. Identifying and verifying customers' identity on the basis of documents, data or information obtained from customer from reliable independent sources. आप जब भी किसी क्लाइंट को अपना क्लाइंट बनाएं या किसी कस्टमर को अपना कस्टमर बनाएं तो रेलेवेंट जो भी जो सोर्सेज हैं उनसे कस्टमर के बारे में जानकारी करने की कोशिश करें.
बेनिफिशियल ओनर को सर्टन करने की कोशिश करें कि जो कस्टमर आपके पास आया है फैसिलिटी लेने के लिए, ये वही कस्टमर है जो कि ओरिजिनली उन तमाम के तमाम बिजनेसेस और इंडिविजुअल अपने बिजनेसेस को लुक आफ्टर कर रहा होता है, या उसका ओरिजिनली असल हकदार, असल फ़ायदा उसी को मिलता है, या ऐसा तो नहीं कि किसी उस बंदे के पीछे कोई और दूसरा बंदा है जो कि ओरिजिनली उन फंड्स का बेनिफिशियल ओनर है। और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कस्टमर जो है कई मतलब आपके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए आता है, तो पर्पज़ आपको ज़रूर जानना चाहिए कि कस्टमर इस वक्त आपके साथ जो रिलेशनशिप बनाना चाहता है, वो रिलेशनशिप स्टार्ट करने का पर्पज़ क्या है। एज अ बैंकर आपको पता होना चाहिए कस्टमर जो अकाउंट ओपन करने के लिए आया है, वो किस पर्पज़ से अकाउंट ओपन करने के लिए आया है। और लाइकवाइज एज ए लॉयर अगर आपको इंगेज किया जा रहा है, तो किस वजह से इंगेज किया जा रहा है, या कि सिर्फ आपको एडवाइजरी के लिए इंगेज किया जा रहा है, या लिटिगेशंस के अंदर आपने जाना है। ये तमाम की तमाम चीज़ों को आप ड्यू डिलिजेंस के प्रोसेस के अंदर आप जाके असर्टेन करते हैं। कस्टमर की उसके बाद फिर जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वंस रिलेशनशिप इस्टेब्लिश, पोस्ट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप फिर कस्टमर की आप जो ट्रांजेक्शन्स हैं आप उनको बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं, ताकि ये चीज़ इंश्योर सके कि कोई कस्टमर की कोई भी ट्रांजेक्शन इलीगल या ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं है कि जो आपके इल्म में ना हो। तमाम की तमाम ट्रांजेक्शन जो हैं वो आपके इल्म में है, और आप प्रॉपर तरीके से अगर इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो आप कस्टमर की उस ट्रांजेक्शन को डिफेंड कर सकते हैं। सो कस्टमर की ब्रॉडर टर्म्स के अंदर, जैसे हम लोगों ने नटशेल के अंदर कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के बारे में बताया, तो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस इन ब्रॉडर टर्म इंक्लूड्स identifying and verifying customers' identity on the basis of documents, data, or information, or identifying beneficial owner who is not the customer, verifying his identity to know who the beneficial actually is. In case of legal person, trust or similar legal arrangement, understanding the ownership and control structure of the person, trust or arrangement. कस्टमर के जो ओरिजिनल के अगर लीगल पर्सन से बात कंपनीज हैं, अगर कोई लीगल पर्सन है तो उसके जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है उस चीज़ को सर्टन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मे बी मैनेजमेंट के अंदर क्लीन लोग हों, लेकिन जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उस गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर कोई ऐसे लोग हों जो कि प्रोस्क्राइब्ड हों, तो ऐसे कस्टमर्स को बिल्कुल भी सर्विसेज क्योंकि नहीं दी जानी होती। तो इस चीज़ को इंश्योर किया जाना बहुत ज़रूरी है एज ए लॉयर, एज ए अकाउंटेंट, एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एज ए रेगुलेटर के जिस भी इंडिविजुअल को या जिस भी क्लाइंट को सर्विसेज दी जा रही हैं वो कहीं प्रोस्क्राइब्ड तो नहीं है। प्रोस्क्राइब क्या है? प्रोस्क्राइब कस्टमर्स कौन से हैं? प्रोस्क्राइब कस्टमर्स वो हैं जो जिन पे ट्रायल चलने के बाद ये चीज़ प्रूव हो चुकी है, कन्विक्शन उनका हो चुका है, ये चीज़ साबित हो चुकी है कि वो वाकई मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग के प्रेडिकेट ऑफेंस को उन्होंने वायलेट किया है, और वो असल में इन एक्टिविटीज़, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के एग्जीक्यूटर्स थे।